और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप लोग। क्वेश्चन को कॉपी करो, उसके बाद सॉल्यूशन को कॉपी करो और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप लोग। पहले क्वेश्चन को कॉपी करो।
यस पीपल, डन हो गया आप लोगों का। चलो अब हम आगे पढ़ना चालू करते हैं। अगर आपका ये हो गया हो तो एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। पेज नंबर आपका कौन सा है बेटा? 25। तो 25 पे एग्जाम्पल नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दे रखा है। आप बोलोगे प्रेजेंटेशन ऐसे ही रखना है इसका, यस ऐसे ही चलेगा करके, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन 1 दे रखा है आपकी बुक में, आ जाओ सब लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। और क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या दे रखा है सब लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है मिस्टर बी ग्रोज सुगर कैन एंड यूज द सेम फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुगर। मीन्स उसने सुगर कैन ग्रो किए और उसको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर में उसको यूज कर रहा है, ठीक है, मीन्स फर्दर प्रोसेस कर रहा है। 30% ऑफ शुगर कैन प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर 10 लाख, मतलब 30% शुगर कैन तो 10 लाख में बेच दिया रॉ फॉर्म में। एंड द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच शुगर कैन इज 5 लाख। उसका जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो 5 लाख था। द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द बैलेंस शुगर कैन इज 14 लाख। जो तुम्हारा 70% जो आप फर्दर प्रोसेस कर रहे हो उसका 14 लाख है। एंड मार्केट वैल्यू दे रखा है उस शुगर कैन का, वो 22 लाख है। जो 70% शुगर कैन है उसका मार्केट वैल्यू दे रखा है 22 लाख। आफ्टर इंक्रीइंग 1.5% in the manufacturing process on the balance sugarcane, the sugar was sold at 25 lakhs. Compute B's income, B's business income and agriculture income। आपको agriculture income निकालना है and as well as the आपको क्या करना है, business income निकालना है। तो चलो अपन एग्रीकल्चर इनकम पहले निकालते हैं। तो इन केस ऑफ, हेडिंग दे दो मिस्टर बी, प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021। पहले एग्रीकल्चर इनकम निकालते हैं। तो कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। और एग्रीकल्चर इनकम में सबसे पहले पॉइंट नंबर ए लिख लो, सेल इन रॉ फॉर्म। तो रॉ फॉर्म में आपने 30% बेचा। सेलिंग प्राइस दे रखा है ऑफ शुगर कैन। तो शुगर कैन का सेलिंग प्राइस दे रखा है 10 लाख रुपीस। तो देखो वो स्टेटमेंट बना के भी आप कर सकते हो जैसा ऊपर अपन ने बनाया था। और माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 5 लाख। तो मैं बोलूं ये जो है 5 लाख, ये तो तुम्हारा प्योर एग्रीकल्चर इनकम आ गया। उसके बाद आप लोगे शुगर कैन फर्दर प्रोसेस। तो बी पार्ट शुगर कैन फर्दर प्रोसेस, 70% आपने फर्दर प्रोसेस किया। तो अपन क्या करते थे, जो एफएमवी होती है फर्दर प्रोसेस वाले की, वो ले लेंगे। अब एक बात समझना, पिछले वाले क्वेश्चन में तो मैंने एफएमवी कैलकुलेट करना सिखाया था, इसमें डायरेक्टली दे रखी है। तो अगर डायरेक्टली दे रखी है तो डायरेक्टली वही ले लो करके, ठीक है। अगर नहीं दे रखी होती है एफएमवी तो हम क्या करते, हम बोलते हैं कि 30% की एफएमवी जो है वो 10 लाख की है। मीन्स 10 लाख जो एफएमवी है वो 30% के लिए है। तो उस केस में 70% का कितना होगा, 23 लाख समथिंग आता। बट यहां तो क्लियरली दे रखा है ना, जब ऑलरेडी आपको दे रखा है कि जो भैया उसका एफएमवी है वो एफएमवी आपको दे रखा है, तो सीधा वही वाला फेयर मार्केट वैल्यू आप ले लोगे, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ शुगर कैन 70% का 14 लाख है और उसका मार्केट वैल्यू 22 लाख है। तो आप एक काम करो, सबसे पहले लो एफएमवी of sugar cane further processed। तो फर्दर प्रोसेस का एफएमवी कितना दे रखा है, 22 लाख, माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना दे रखा, 14 लाख आई थिंक, यस। तो ये 8 लाख और आपका एग्रीकल्चर इनकम आ गया।
तो यहां पे मैं लिखूं टोटल एग्रीकल्चर इनकम इज 13 लाख। 13 लाख कैसे आया? 5 लाख प्लस 8 लाख, 5 लाख प्लस 8 लाख, 13 लाख है, ये टोटल एग्रीकल्चर इनकम है। अब बिजनेस इनकम निकालो। तो कंप्यूटेशन ऑफ, ब्लू कलर ले लेता हूं, सेल वैल्यू ऑफ शुगर। तो शुगर कितने में बेची बेटा? दे रखा है कितने में? 25 लाख में। तो 25 लाख में आपने शुगर बेची, उसमें से आप माइनस करो एक तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर कैन। शुगर कैन जो प्रोसेस किया था उसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना था? 22 लाख। और उसके बाद आपका फर्दर प्रोसेस कॉस्ट और आया, कितना आया? 1.5 लाख। लेस कर दो, ये तुम्हारा पीजीबीपी का इनकम आ जाएगा, ये तुम्हारा पीजीबीपी का इनकम आ जाएगा। तो 25 लाख माइनस 22 लाख माइनस 1.5 लाख, इट्स कम्स टू द 1.5 लाख। चलो कॉपी करो फटाफट सब लोग, कॉपी करो कॉपी करो। डन पीपल, हो गया आप लोगों का? चलो अब है ना, ऐसा का ऐसा मैंने आपको क्वेश्चन दे रखा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9। आपकी बुक में जाओ और क्वेश्चन नंबर 9 पे जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको ऐसे का ऐसा एक क्वेश्चन दे रखा है ऑन द पेज नंबर 27। तो पेज नंबर 27 पे क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, देखो। मिस्टर चरण, अब एक बात समझना, ये चरण है, ये पैडी ग्रो करता है। तो पैडी जो होती है वो यहां पे पैडी इज अ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और उसको फिर क्या बनाता है? उसको राइस बना के और फिर बेचता है। तो राइस बना के बेच रहा है तो उसमें ये फर्दर प्रोसेस कर रहा है। एक बात बताओ, पैडी भी मार्केट में बिकती है, तो पैडी मार्केट में बिकती है तो यहां पे ये फर्दर प्रोसेस उसको राइस में कन्वर्ट करके बेचता है, तो उस केस में ये फर्दर प्रोसेसिंग वाला पार्ट हो जाएगा। तो देखो ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है, इजीली आपको समझ जाएगा। देखो बेटा, मिस्टर चरण ग्रो द पैडी and use the same for the purpose of manufacturing of rice in his own mills। वो खुद की मिल में उसको पैडी से राइस बना के बेच रहा है। He furnished the following detail for the financial year 1920। Cost of cultivation of 40% paddy produce is 9 lakh and which is sold for 18.50। अब एक बात समझना, उसने क्या किया, जो 40% पेडी है वो तो एज इट इज बेच दी उसने,
तो 40% पेडी एज इट इज बेच दी, तो मैं बोलूं ये 9 लाख है वो उसका कल्टीवेशन का कॉस्ट था और 18,50,000 में सेल कर दिया, तो मैं बोलूं एग्रीकल्चर, ये तो पूरा इनकम एग्रीकल्चर हो जाएगा। तो मैं यहां पे ये बोलूं आपको कि इसमें से जो 9,50,000 है ये तो सीधा ही तुम्हारा एग्रीकल्चर का इनकम है। हाँ भैया, ये तो सीधा ही तुम्हारा जो पेडी आपने बेची ये तो सीधा ही तुम्हारा एग्रीकल्चर का इनकम है। अब एक बात समझना, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ 60% ऑफ पेडी इज 14,40,000 एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ पेडी इज 28,60,000। मैं बोलूं ये भी एग्रीकल्चर का इनकम जाएगा क्योंकि उसका मार्केट वैल्यू दे रखा है और कॉस्ट दे रखा है। तो मैं बोलूं 28,60,000 माइनस आप 14,40,000, इट्स कम्स टू द आपका कितना बचा 14,20,000। तो ये 14,20,000 है, ये भी तुम्हारा कौन सा इनकम होगा, एग्रीकल्चर इनकम। अब एक बात बताओ, he incurred 3,60,000 in manufacturing process of the rice on the balance 60% paddy and the rice is sold for 38। तो ये बिजनेस इनकम आएगा, कितना आएगा, तो बिजनेस इनकम के लिए मैं बोलूं 38 लाख रुपया तो आप ये लोगे। फर्दर प्रोसेस कितना है 3,60,000 और पेडी का मार्केट वैल्यू कितना था उस दिन, तो 28,60,000 है वो पेडी का मार्केट वैल्यू था, वो आप ले लोगे। तो देखो कितना बचता है, तो 38 लाख माइनस 3,60,000 माइनस 28,60,000, सो इट्स कम्स टू, एक सेकेंड, अब 38 लाख माइनस 3,60,000 माइनस 28,60,000, सो इट्स कम्स टू द 5,80,000 आई थिंक। ये तुम्हारा आ जाएगा पीजीबीपी का इनकम। तो कर लोगे अब आप ये क्वेश्चन को जैसा मैंने अभी आपको करवाया था वैसा का वैसा, क्योंकि चावल जो है डायरेक्ट जो राइस बनता है वो राइस इज नॉट अ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, पेडी इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। पेडी बेचा तो आपका पूरा एग्रीकल्चर इनकम, राइस बना के बेचा तो बिजनेस और एग्रीकल्चर दोनों होगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट, यस। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप कर लोगे, ठीक है। चलो, अरे भाई कर लोगे, हाँ चलो अब एक कंसेप्ट पे आओ जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। हाँ इधर देखो, एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया कि लाइक बिजनेस एग्रीकल्चर डिवाइड करने का एंड ऑल दैट थिंग, ये सब। अब एक बात बताऊं, कुछ कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं, कुछ कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऐसे होते हैं जिसमें प्रोसेस आप करते हो बट वो प्रोसेस मैंडेटरी भी नहीं है। जो प्रोसेस है वो प्रोसेस मैंडेटरी भी नहीं है बट बहुत सारे लोग करते हैं प्रोसेस। और ऐसे बिजनेस होते हैं टी कॉफी एंड रबड़ के बिजनेस, जो टी कॉफी एंड रबड़। अब एक बात समझो, जो चाय उगती है वो चाय जैसा आप घर पे चाय पत्ती ब्लैक कलर की देखते हो वैसा चाय नहीं उगती। चाय की पत्तियां होती है और वो चाय की पत्तियों को फिर प्रोसेस किया जाता है, उसको सुखाया जाता है प्रोसेस करने के बाद में, और फिर जाके वो चाय के दाने बनते हैं और फिर वो मार्केट में बिकते हैं। अब एक बात समझना, चाय की पत्तियां ऐसे भी तो बेच सकते थे, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसको दाने वगैरह बना के और फिर बेच रहे हो। या अगर मैं कॉफी की बात करूं तो जो कॉफी बनती है, आप जिस स्टेट में हो, बहुत सारे स्टेट में कॉफी का प्रोडक्शन होता होगा, तो कॉफी कैसे बनती है, जो कॉफी होती है पहले उसको क्या किया जाता है, कॉफी को ग्रो करते हैं, फिर कॉफी बीन्स वगैरह होते हैं उसको फिर सबसे पहले क्योर किया जाता है, उसके बाद उसको रोस्टेड किया जाता है, उसके बाद उसको ग्राउंडेड किया जाता है, उसमें बहुत सारी प्रोसेस रहती है। तो प्रोसेस के साथ में ये सब प्रोसेस होने के बाद में वो कॉफी बिकती है। रबर है, रबर में भी ऐसा ही होता है। तो अपनी गवर्नमेंट ने क्या किया पता है, इन तीन चीजों में ये बिजनेस और एग्रीकल्चर इनकम को बाइफरकेट करना वाज वेरी डिफिकल्ट। तो अपनी गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टैंडर्ड रूल बना दिए कि चलो एक काम करो, अगर आप टी को ग्रो और मैन्युफैक्चर करके बेचते हो तो सीधा आप 40-60% कर दो। मींस 40% तुम्हारा बिजनेस इनकम एंड 60% तुम्हारा एग्रीकल्चर इनकम। समझने की कोशिश करना, इधर देखो। तो मैं बताऊं यहां पे कुछ स्पेसिफिक रूल्स है। क्या है स्पेसिफिक रूल, समझने की कोशिश करना कौन कौन से रूल्स है, समझना। तो अब एक बात समझना, लॉ मेकर्स ने क्या किया कि टी कॉफी और रबर के लिए स्पेसिफिक रूल्स ही बना दिए कि चलो इसके लिए एक काम करो, हम इतना, आप पहले पूरा प्रॉफिट निकाल दो और हम एक काम करेंगे 40% है वो बिजनेस रख लेंगे, 60% एग्रीकल्चर रख लेंगे। ऐसे रूल्स ही बना दिए। बोला आप बाइफरकेट करो ही मत, हम आपको रूल बना के दे देते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको रूल सिखाने वाला हूं। एक रूल होता है रूल नंबर 8, फिर 7B 7A। रूल नंबर याद रखने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट याद रखो। तो देखो सबसे पहली चीज कि अगर एसएससी एंगेज्ड है किसमें पता है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी,
मतलब आप क्या करते हो, जो टी है, चाय को ग्रो करते हो और फिर मैन्युफैक्चर करके बेच देते हो। मैं चाय को ग्रो करते हो और फिर मैन्युफैक्चर करके बेच देते हो, तो उस केस में क्या होगा पता है? तो अगर आप चाय को ग्रो करते हो और मैन्युफैक्चर में चाय उगाते हो, मैन्युफैक्चर करके फिर चाय बेच देते हो, तो एक चीज समझना, इन्होंने बोला कितना तुम्हारा बिजनेस होगा और कितना तुम्हारा एग्रीकल्चर होगा। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि 40% तुम्हारा बिजनेस होगा एंड 60% एग्रीकल्चर होगा। उन्होंने सीधा फ्लैट रेट डिसाइड कर दी। तो अगर जैसे कोई कंपनी है या कोई भी पर्सन है जो टी को ग्रो करता है, मैन्युफैक्चर करके बेचता है, तो जो पहले तो आप उसका पूरा पी&एल बनाओ, जितने खर्चे हैं पी&एल के डेबिट में डालो, इनकम है वो क्रेडिट में डालो, और लास्ट में क्या करो, जो प्रॉफिट आता है, जो नेट प्रॉफिट आता है, उसको 40-60 में डिवाइड कर दो। 40% है वो बिजनेस का इनकम है और 60% है वो एग्रीकल्चर का इनकम है। अब एक बात समझना, टी के बाद में अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी में हो, मीन्स आप कॉफी को ग्रो और मैन्युफैक्चर करते हो। अब यहां समझने की कोशिश करना, इधर देखना, आप क्या करते हो, कॉफी जो है वो कॉफी को ग्रो और मैन्युफैक्चर करके बेचते हो। अब यहां पे एक चीज समझना, अगर आपकी जो एक्टिविटी है वो ग्रोन एंड क्योर तक लिमिटेड है, मीन्स ग्रो करते हो और क्योर करके बेच देते हो, ग्रो करते हो फिर क्योर करते हो और क्योर करके बेच देते हो, तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि आपका 25% बिजनेस रहेगा और 75% एग्रीकल्चर रहेगा। तो मैंने क्या बोला, अगर आप कॉफी के बिजनेस में हो और कॉफी को क्या करते हो, ग्रो करते हो, फिर क्योर करते हो और फिर बेच देते हो। अब ये क्योर क्या होता है, ये प्रोसेस का नाम है। तो ग्रो करते हो, क्योर करते हो और फिर बेच देते हो, तो आप 25% 75% होगा। लेकिन अगर आप ग्रो करते हो, उसके बाद में क्योर करते हो, फिर उसके बाद में मान लो ग्राउंडेड करते हो, एंड उसके बाद में रोस्टेड, अगर रोस्टेड एंड ग्राउंडेड, रोस्टेड बेसिकली पहले होता है, तो ग्रोन, क्योर, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड, अगर ये काम करते हो तो देखो, ग्रो करते हो, क्योर करते हो, उसके बाद आप रोस्टेड करते हो या फिर ग्राउंडेड भी करते हो, तो उस केस में क्या होगा, 40% तुम्हारा बिजनेस एंड 60% एग्रीकल्चर। क्या बोला मैंने, 40% तुम्हारा बिजनेस एंड 60% एग्रीकल्चर, टी जैसा यहां पे भी लग जाएगा। वैसे ही लास्ट वाला, अगर मान लो आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर में हो, आप क्या करते हो कि ग्रो करते हो एंड मैन्युफैक्चर करते हो रबर, जो रबर है वो रबर को ग्रो करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, तो उस केस में क्या होगा पता है, 35% तुम्हारा बिजनेस है एंड 65% तुम्हारा क्या है, एग्रीकल्चर। इसको रट्टा मार लो, इसको अच्छे से याद कर लो, कैसे भी करो, मैं जैसा आपको बोलता हूं वैसे वैसे सुनते जाओ। देखो, सबसे पहले आप किस में एंगेज्ड हो, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, मीन्स जो भी टी है, जो चाय है, उसको आप ग्रो करते हो एंड मैन्युफैक्चर करते हो। इफ यू आर एंगेज्ड इन द ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी में हो तो 40-60, 40% बिजनेस, 60% एग्रीकल्चर। अगर ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी, कॉफी में अगर ग्रोन एंड क्योर करके बेच देते हो तो 25-75। अगर आप ग्रोन, क्योर, रोस्टेड, ग्राउंडेड है तो उस केस में 40-60 और रबर के केस में 35-65। एक बात बताओ, आपको परसेंटेज तो याद रह जाता है, लेकिन आप भूल जाते हो बिजनेस का कौन सा था, एग्रीकल्चर कौन सा था। हमेशा ध्यान रखना, जो ज्यादा वाला है ना वो बिजनेस नहीं है, वो एग्रीकल्चर है। ज्यादा वाला है वो एग्रीकल्चर है और कम वाला बिजनेस है। तो जहां देखो 40-60 याद आता है तो 60 एग्रीकल्चर है, 40 कौन सा है, बिजनेस है। 35-65 में 35 कौन सा है, बिजनेस है, 65 कौन सा है, एग्रीकल्चर है। 25-75 में 25 कौन सा है, बिजनेस है, एंड 75 कौन सा है, एग्रीकल्चर है। और अगर मान लो 40-60 की बात होगी तो 40 बिजनेस है और 60% क्या है, एग्रीकल्चर। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। तो देखो बेटा, मैं बोलूं ये कब करना है, ये 40-60 वगैरह कब करना है, तो आपको क्या करने का, सबसे पहले आप एक काम करो, पूरा पी&एल बना दो। लो, ये पी&एल जैसे। अब इस पी&एल में एक काम करो, जितने भी इनकम होती है, मैं ये जो बेचने से इनकम जो होती है, टी, कॉफी, रबर, बाय सेल्स वगैरह, टोटल इनकम क्रेडिट में आएगी। जितने खर्चे हैं ये खर्चे डेबिट में आएंगे। एक डिडक्शन मिलता है इनको, टी, कॉफी, रबर वालों को, सेक्शन 33AB में, जो आपके सिलेबस में नहीं है। पहले इंटरमीडिएट में हुआ करता था, बट 2-3 साल पहले इंटरमीडिएट से वो डिडक्शन हटा दिया, तो इंटरमीडिएट में नहीं है।
तो 33 AB में जो डिडक्शन है वो डिडक्शन को लेस कर दो, जो भी बचेगा ना, जो भी बचेगा इसका आप क्या करोगे, 40-60 है वो करोगे, जो लास्ट में बचेगा उसका 40-60 करोगे, 60 एग्रीकल्चर एंड 40 तुम्हारा क्या है, बिजनेस। 60 एग्रीकल्चर एंड 40 तुम्हारा क्या है, बिजनेस। तो देखो क्या दे रखा है आपको, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। हाँ देखो, देखो क्या दे रखा है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी में 60-40, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर है तो 75-25, ग्रोन क्योर रोस्टेड ग्राउंडेड है 60-40, और इन केस ऑफ ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर में 65-35। अब एक रिमेंबर कैसे रखना है, हायर परसेंटेज हमेशा एग्रीकल्चर का है। बाइफर्केशन शुड बी डन आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AB। अब 35AB का डिडक्शन तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, एंड अदर पीजीबीपी डिडक्शन लाइक डेप्रीशिएशन वगैरह सब लेने के बाद जो लास्ट में बचता है उसको आप 40-60 में क्या करोगे, बाइफर्केट करोगे। अब एक और चीज समझना, अब एक और चीज समझना, यहां पे एक और पॉइंट ये बोलता है कि डेप्रीशिएशन आप ऐसे कैलकुलेट करोगे जैसे पूरा ही बिजनेस है। तो जब आप डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करोगे, जैसे टी के बिजनेस में हो तो आप डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करोगे ट्रैक्टर पे वगैरह, जो जो सामान रहेगा उस सब पे डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करोगे, और जितना डेप्रीशिएशन आएगा वो सीधा पीएनडल के डेबिट में डालोगे। और मैं बताऊं, जितना पीएनडल के डेबिट में डाला ना, उतना ही डेप्रीशिएशन ब्लॉक से भी लेस करना है। जो तुम्हारा ब्लॉक ऑफ असेट रहेगा उससे पूरा डेप्रीशिएशन आप लेस कर दोगे, और ये अज्यूम करोगे कि भैया जितना यहां पीएनडल के डेबिट में डाला है वो डीम टू बी अलाउ हो चुका है पूरा, और पूरा आप ब्लॉक में से लेस कर दोगे। तो देखो क्या लिखा है, इफ इनकम ऑफ असेसी पार्टली फ्रॉम बिजनेस एंड पार्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेप्रीशिएशन हैज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द अजम्पशन दैट टोटल इनकम ऑफ असेसी इज फ्रॉम बिजनेस। डेप्रीशिएशन ऐसे ही कैलकुलेट करोगे जैसे पूरा ही बिजनेस का है, and depreciation calculated shall be deemed to be the allowed to the assessee, total depreciation shall be reduced from WDV of block। चलो अब अपन कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं, और अपन यहाँ 40-60 वगैरह जो सीखा उस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आ जाओ अपनी बुक में, और आपकी बुक में एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक तुम करोगे, एक मैं करवाऊंगा, एक तुम करोगे। चलो सो हम चलते हैं आपकी बुक में, क्वेश्चन 9 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों मैं एक्सप्लेन करता हूं, करोगे आप लोग, ठीक है। देखो, मिस्टर टॉनी, टॉनी करके एक बंदा है, हेड स्टेट्स, स्टेट्स का मतलब होता है बागान, बागान जो होते हैं, ठीक है, गार्डन, दिल गार्डन, गार्डन, तो दैट इज कॉल्ड स्टेट्स इन द रबर। उसके रबर के स्टेट है, टी के स्टेट है, कॉफी के स्टेट्स है। ही डिराइव इनकम फ्रॉम देम, उसको उससे इनकम होती है। ही हैज ऑल्सो अ नर्सरी वेयर इन ही ग्रो एंड सेल द प्लांट, उसके पास नर्सरी भी है जिसमें वो ग्रो करता है प्लांट को और सेल करता है। फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 जो लिखा हुआ है ना, इसको करो 2020, 31 मार्च 2020, और जो असेसमेंट ईयर आपका 15-16 लिखा हुआ है उसको लिखो 2020-21, 2020-21। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है जहां मैंने लिया है, तो मैं डेट चेंज करना भूल गया। He furnished the following particular of his source of income from estates and sale of plants. You are requested to compute his taxable income for the assessment year. आपको उसकी बिजनेस की इनकम और आपको उसकी एग्रीकल्चर की इनकम बतानी है। अब एक बात समझना, इसके खुद के एस्टेट से मीन्स खुद के गार्डन है तो खुद ही ग्रो कर रहा है। अब एक चीज समझना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, तो रबर के केस में क्या होगा, मैं बोलूं मुझे बताना पीजीबीपी का इनकम कितना जाएगा और एग्रीकल्चर कितना जाएगा। तो रबर के केस में मैं बोलूं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, रबर के केस में आपका 35% पीजीबीपी जाएगा, 65% एग्रीकल्चर जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी, लेकिन ग्रोन एंड क्योर सिर्फ दो ही प्रोसेस है, तो मैं बोलूं 25% पीजीबीपी जाएगा, 75% एग्रीकल्चर जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, देखो ग्रो तो कर ही रहा है क्योंकि खुद के स्टेट से, तो उस केस में 40% पीजीबीपी जाएगा, 60% एग्रीकल्चर जाएगा। एंड सेल ऑफ प्लांट फ्रॉम नर्सरी, देखो नर्सरी से जो इनकम होती है ना वो आपकी 100% एग्रीकल्चर होती है। क्या होती है? 100% एग्रीकल्चर। तो देखो
पीजीबीपी पहले केस में, रबर के केस में 35-65, ग्रोन क्योर के केस में 25-75, तीसरे टी के केस में 40-60 और चौथे केस में 100% क्या है, एग्रीकल्चर। चलो इसका प्रेजेंटेशन कैसे करोगे, तो मैं आपको प्रेजेंटेशन यहीं पे सिखा दूं, यहीं पे इसी पेज पे करवा देता हूं प्रेजेंटेशन कैसे करना है। तो देखो आप लोग लिखोगे सबसे पहले उस बंदे का नाम मिस्टर टॉनी, तो मिस्टर टोनी, previous year 1920, assessment year 2021, previous year 1920, assessment year 2021। लिखो कंप्यूटेशन ऑफ, हेडिंग दो कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी एंड एग्रीकल्चर इनकम, पीजीबीपी एंड एग्रीकल्चर इनकम। अब आप कैसे निकालोगे, तो जैसे मैं बोलता हूं वैसे टेबल बनाओ, जैसे मैंने टेबल बनाई वैसे टेबल बनाओ, और सबसे पहले कॉलम में लिखोगे पर्टिकुलर। अब आप पहले ले लो बिजनेस इनकम, और दूसरे कॉलम में ले लो एग्रीकल्चर। बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चर इनकम। अब एक बात समझो, तो पहले कॉलम में आपने लिखा बिजनेस इनकम एग्रीकल्चर, इधर लिखो परसेंटेज और इधर रुपीस, परसेंटेज एंड रुपीस, परसेंटेज रुपीस, परसेंटेज रुपीस। उसके बाद में आप जैसे पहला पॉइंट है, तो पहला पॉइंट देखो ग्रोइंग तो है ही है क्योंकि उसके खुद के स्टेट है, तो आप सीधा लिख सकते हो ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ रबर। तो रबर के केस में क्या होगा, 35% लिखो इधर, 65% लिखो इधर, और जैसे 5 लाख का 35% 1,75,000 एंड 5 लाख का 65% 3,25,000। ऐसे करते करते टोटल करो, फिर लास्ट में एग्रीकल्चर इनकम कितना आता है और बिजनेस इनकम कितना आता है। जल्दी करो, और ये जिसका हो जाता है उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 पे चलोगे, दैट इज सारिका वाला। जो क्वेश्चन नंबर 7 है मिस सारिका, उस पे चलोगे ये होने के बाद।
चलो डन, हो गया सब लोगों का। यस, वो सारिका वाला क्वेश्चन देखा क्या तुमने? चलो मैं बताता हूं, इधर देखो। तो क्वेश्चन नंबर 9, 8 हो गया, 7 करेंगे फटाफट। देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, दैट इज मिस सारिका। सब लोग क्वेश्चन पे ध्यान देना। ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन टू द क्वेश्चन। मिस सारिका इज अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल होगी। हैज डिराइव्ड द फॉलोइंग इनकम फ्रॉम वेरियस ऑपरेशन रिलेटिंग टू द प्लांटेशन एंड स्टेट ओन बाय हर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। करो इसको, ड्यूरिंग द 31 मार्च 2020 करो, क्योंकि आपका ईयर कौन सा है? 1920 है। देखो कौन कौन सी इनकम आपको दे रखी है। सबसे पहला, और आप मुझे बताओगे कितना परसेंट लेंगे बिजनेस, कितना परसेंट एग्रीकल्चर। तो देखो सबसे पहला, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ द सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स प्रोसेस फ्रॉम द रबर प्लांट ग्रोन इन द दार्जिलिंग। मतलब उसने दार्जिलिंग में क्या किया, कुछ रबर प्लांट से कुछ लेटेक्स बनाया, मींस ये रबर बनाया और वो बेचा। तो मैं बोलूं आपको, रबर के केस में अपना क्या होता है, आपका बिजनेस इनकम 35% और एग्रीकल्चर इनकम 65%। मीन्स एग्रीकल्चर इनकम है वो 65% और बिजनेस इनकम है वो 35%। सो एग्रीकल्चर इनकम 65%, बिजनेस इनकम है वो 35%। नेक्स्ट पार्ट, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी, लेकिन अपना ग्रोन और क्योर है इन द यारकुड तमिलनाडु। इंडिया में ही किया है इन्होंने। तो दार्जिलिंग भी इंडिया में है, उसके बाद में ये भी इंडिया में ही किया। तो इंडिया में किया, ग्रोन और क्योर है, तो मैं बोलूं 25% एंड आपका 75%। नेक्स्ट पार्ट, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन क्योर रोस्टेड एंड ग्राउंडेड इन द कोलंबो। सेल कंसिडरेशन वॉज रिसीव्ड इन चेन्नई। अब एक बात बताओ, लैंड कहां है? कोलंबो में है। अब एक बात बताओ, यहां पे लैंड कहां है? कोलंबो में। यहां पे आपने गलती कर दी होगी और आपको लगा होगा कि नहीं नहीं ये तो कोलंबो में लैंड है, ठीक है। यहां तो आपने जैसे ही पढ़ा ग्रोन क्योर रोस्टेड ग्राउंडेड, आपने बोला 40-60। ना बाबा ना। देखो एग्रीकल्चर इनकम तभी होती है जब वो इंडियन एग्रीकल्चर लैंड से बाहर वाली है ना, तो पूरी बिजनेस मानने का। अगर इंडिया के बाहर वाली है तो वो पूरी टैक्सेबल होती है, वो एग्जेम्प्ट नहीं होती। तो आपको मैं बताऊं, इस केस में आपका 100% बिजनेस में जाने दो। मीन्स 100% मानो बिजनेस इनकम है। एग्रीकल्चर इनकम जो है, जो एग्जेम्प्ट वाली, वो इसमें नहीं आएगी, क्योंकि इंडिया का एग्रीकल्चर लैंड होता है तो ही वो एग्रीकल्चर इनकम है, वो एग्जेम्प्ट वाली होती है। ये पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर इन द शिमला। तो शिमला में आपने ग्रोन मैन्युफैक्चर किया था, उसके लिए आप कर दो 40% एंड 60%। 40% एंड 60% करके, ठीक है। टी से रिलेटेड है, यस। नेक्स्ट पार्ट, इनकम फ्रॉम सेपलिंग एंड सीडिंग ग्रोन इन द नर्सरी एट द कोचिन। कोचिन में आपका नर्सरी है इंडिया में, और बेसिक ऑपरेशन वर नॉट कैरिड आउट हर ऑन द लैंड। अब एक बात बताओ, बेसिक ऑपरेशन भले आप लैंड पे नहीं कर रहे हो, भले आप वहां पे घर में बैठे बैठे और वो थैली में भर के और फिर वो पौधा उगा रहे हो, फिर बेचने जा रहे हो, तो भी 100% एग्रीकल्चर होगा। तो इस केस में आपका 100% क्या होगा? एग्रीकल्चर। आपसे पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम ऑफ मिस सारिका फॉर द असेसमेंट इन 1920। आप एक काम करो, सारिका के लिए एग्रीकल्चर इनकम और बिजनेस इनकम है वो आप कैलकुलेट करो। तो आपको बिजनेस और एग्रीकल्चर इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहला 65, 35, 35, 65, दूसरा 25, 75, तीसरा 100% बिजनेस कॉलम में, चौथा 40, 60, पांचवा 100% एग्रीकल्चर कॉलम में। ऐसा करके आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दोगे, ठीक है। तो आप चाहिए तो इसका फोटो ले लो या पॉज करके आप फटाफट इसका सॉल्यूशन कर दो, और सॉल्यूशन करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 लेता हूं, इसके ऊपर ही है जस्ट क्वेश्चन नंबर 6। छोटू सा क्वेश्चन है। मिस्टर आसिम 60 years old इंडिविजुअल एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ द रोस्टिंग एंड ग्राउंडिंग ऑफ कॉफी। मीन्स वो रोस्टिंग में है एंड ग्राउंडिंग में है, रोस्टिंग और ग्राउंडिंग में है। डिराइव इनकम 10 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19 को करो 19-20। पता नहीं ये टॉपिक चेंज ही नहीं हुआ क्या? 19-20, 18-19 को करो 19-20। कंप्यूट द टैक्स पेबल बाय हिम। कंप्यूट द अच्छा, मैंने पुराना बुक तो नहीं खोला? नहीं, तुम्हारे पास वाले बुक में भी चेंज नहीं हुआ, यस।
तुम्हारे पास वाले बुक में भी चेंज नहीं हुआ। यस, तो देखो आगे क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 साथ साथ में चेंज कर रहे हो। मिस्टर आसिम अ 60 ईयर्स ओल्ड इंडिविजुअल, 60 ईयर्स में सीनियर सिटीजन है, एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ, वो बिजनेस कर रहा है कौन सा, रोस्टिंग का एंड ग्राउंडिंग का, कॉफी का। डिराइव इनकम 10 लाख इन द फाइनेंशियल ईयर 1920। कंप्यूट टैक्स पेबल, टैक्स पेबल को हटा के आप लिखो यहां पे कंप्यूट टोटल इनकम, कंप्यूट टोटल इनकम by him assuming he has not earned any other income during the financial year 1920. What would be your answer? Mr. Asim is also engaged in the business of growing and curing of coffee. एक बात बताओ, पहले जो 10 लाख का इनकम है ना, वो 10 लाख का इनकम किस लिए होता है, उसको रोस्टेड एंड ग्राउंडेड से होता है, ग्रोन एंड क्योर नहीं दे रखा। एक बात बताओ, ग्रोन कर ही नहीं रहा है वो, तो पूरा एग्रीकल्चर हो जाएगा या बिजनेस होगा? बिजनेस होगा ना मेरे भाई। एक बात बताओ, अगर ग्रोन करता है, क्योर करता है, बेचता है तो होगा 25-75, ग्रोन क्योर रोस्टेड ग्राउंडेड करता है तो 40-60। यहां तो ग्रोन क्योर तो कर ही नहीं रहा है, सिर्फ रोस्टेड ग्राउंडेड करके बेच देता है, तो 100% बिजनेस इनकम होगा। तो मैं बोलूं पहले एग्जांपल में तो पूरा जो 10 लाख है ये तुम्हारा क्या होगा, बिजनेस इनकम। पूरा 10 लाख है वो बिजनेस इनकम होगा, क्योंकि वो यहां ग्रोन तो कर ही नहीं रहा है। अब एक चीज समझना, दूसरे एग्जाम्पल में बोला कि अगर वो ग्रोन और क्योर दोनों करता है और रोस्टेड ग्राउंडेड भी करता है तो उस केस में 40-60 होगा। तो मैं बोलूं 10 लाख में से 4 लाख है ये बिजनेस इनकम होगा और 6 लाख है ये एग्रीकल्चर इनकम होगा। जो 10 लाख है ये बिजनेस इनकम होगा और 6 लाख है ये एग्रीकल्चर इनकम होगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस, चलो डन। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है जो आप एक बार देख लेना। चलो अब मुझे एग्रीकल्चर इनकम में आपको एक और कंसेप्ट बताना है और दैट कंसेप्ट इज, उस कंसेप्ट को मैं सिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप अपनी बुक में एक बार क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, मैं यहां कुछ चेंज करवाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ और यहां पे मैं आपको कुछ चेंज करवाने वाला हूं। देखो, मिस्टर एक्स इज अ रेजिडेंट, हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 18-19 को प्रीवियस ईयर 19-20 करो। पहला तो ये टॉपिक ही चेंज नहीं हुआ, प्रीवियस ईयर 19-20 करो। दूसरी चीज, इनकम फ्रॉम सैलरी जो 1,80,000 है ना, इसको काट के आप लिखो 3,30,000 एंड उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम जो है ना ये 280, इसको काट के लिखो 4,80,000 बस। और आपसे पूछा है कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी अज्यूमिंग हिज एज इज 45 ईयर्स है तो क्या होगा और 70 ईयर्स है तो क्या होगा। चलो जो पहले मैंने चेंज करवाया वो चेंज करो बुक में। प्रीवियस ईयर 19-20 करवाया, सैलरी का इनकम 330 करवाया, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन जयपुर है वो 480 करवाया। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि भैया क्या होगा इसमें, तो समझना मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाने वाला हूं और दैट कंसेप्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट और यू कैन से दैट बड़ा ही खतरनाक कंसेप्ट है जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। पूरा ध्यान आपका इधर होना चाहिए। मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाने वाला हूं और उस कंसेप्ट को बोलते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन। एक बात बताऊं, आपको इंटीग्रेशन पता है क्या? फाउंडेशन में या सीपीटी में पढ़ा होगा ना इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में जोड़ना और पार्शियल इंटीग्रेशन में कुछ जोड़ना, दैट इज कॉल्ड पार्शियल इंटीग्रेशन। पूरा ध्यान इधर दोगे। मैं आपको सिखाने वाला हूं एक कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड पार्शियल इंटीग्रेशन और ये पार्शियल इंटीग्रेशन क्या होता है ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, आप आराम से समझना। देखो बेटा, मैंने आपको क्या बोला कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है। अभी बोला ना, जब लेक्चर चालू किया तो मैंने आपको बोला एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है। जो एग्रीकल्चर इनकम है वो पूरी एग्रीकल्चर इनकम आपकी एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन एक बात बताऊं, यहां पे एक कंसेप्ट ऐसा आता है
जिसमें एग्रीकल्चर इनकम पे भी कुछ टैक्स लग सकता है। जो एग्रीकल्चर इनकम है उस एग्रीकल्चर इनकम पे भी कुछ टैक्स लग सकता है। अब ये कैसे लग सकता है, क्या लग सकता है, ये मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं। तो समझते जाना चीजों को, आपको इजीली समझ जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं समझेगा, सब मैं आपको समझा दूंगा। देखो बेटा, अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आओ और इस एग्जाम्पल के साथ ही मैं आपको पार्शियल इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट है वो मैं सिखा दूंगा। देखो, आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। देखो क्या लिखा हुआ है, मिस्टर एक्स इज रेजिडेंट, has provided the following particular of his income for the assessment year, previous year 1920। इनकम फ्रॉम सैलरी दे रखा है 330, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे रखा है 2 लाख, एग्रीकल्चर इनकम दे रखा है 480 और एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इनकम दे रखा है 170। आपसे पूछा है उसकी टैक्स लायबिलिटी निकालो, अगर उसका एज 45 ईयर्स है तो क्या होगा और 70 ईयर्स है तो क्या होगा। तो चलो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसकी टोटल इनकम निकाल देते हैं और फिर टैक्स लायबिलिटी की बात आएगी। तो पहले जैसे मैं, आप हेडिंग दे दो पार्शियल इंटीग्रेशन, और जैसे जैसे मैं करवाता हूं साथ साथ में करते जाओ। जहां रुकना है मैं रोकने का बोलूं वहां रुक जाना। तो सबसे पहले मिस्टर एक्स प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। पहले आप टोटल इनकम निकाल दो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अब एक बात बताओ, टोटल इनकम कैसे निकालते हैं? तो मैं 2 कॉलम बना दूं, दो अमाउंट कॉलम। टोटल इनकम पहले निकाल दो फिर टैक्स निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी सबसे पहले लोगे, और सैलरी से इनकम कितना है 330, सीधा आउटर कॉलम ले लो। और कंप्यूट किया हुआ है, कुछ करने की जरूरत नहीं। कंप्यूट नहीं किया होता और सिर्फ ऐसा दे रखा होता सैलरी पर एनम, तो उसमें आप वो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेते, बट यहां पे कंप्यूट कर रखा है। दूसरा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, और हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कितना है 2 लाख। अब एक बात बताऊं, आईएफओएस में जाओ और आईएफओएस में अपन एग्रीकल्चर इनकम लेते थे। तो आईएफओएस में आप लो एग्रीकल्चर इनकम, तो यहां पे मैं ले रहा हूं एग्रीकल्चर इनकम, और एग्रीकल्चर इनकम है कितना तुम्हारा, मैं बताऊं एग्रीकल्चर इनकम नेट कितना है। तो नेट एग्रीकल्चर इनकम आप निकालो पहले। तो नेट एग्रीकल्चर इनकम आपका 4,80,000 माइनस 170 का तो खर्चा है। सो नेट एग्रीकल्चर इनकम कम्स टू माइनस 170, 3,10,000। अब आप, मैं बताऊं एग्रीकल्चर इनकम पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10(1). तो 10(1) में पूरा ही 3,10,000 एग्जेम्प्ट हो गया। तो मैं बताऊं यहां एग्रीकल्चर इनकम नील बचा। यही तुम्हारा आ गया जीटीआई और यही तुम्हारा आ गया एनटीआई। एनटीआई कितना आया देखो, 5,50,000। कैलकुलेट करो, 5,50,000 नहीं 5,30,000। सर कुछ भी 5,50,000 कैसे आएगा? 3,30,000 प्लस 2 लाख, 5,30,000। ये भी कैलसी से कर रहे हैं। तो 5,30,000 ये तुम्हारा एनटीआई आ गया। चलो डन, अरे बोलो डन। हाँ, अब एक बात बताओ, एग्रीकल्चर इनकम का ऐसे ही तो करते थे कि एग्रीकल्चर इनकम जो आती थी वो अपन एग्जेम्प्ट कर देते थे। तो 480 माइनस 310 और 310 पूरा एग्जेम्प्ट हो गया। कौन सी सेक्शन में? 10(1) में। चलो डन।
अब हम निकालेंगे टैक्स लायबिलिटी। एक बात बताओ, टैक्स लायबिलिटी निकालना कितना इजी है? आपसे अगर मैं बोलूं कि टैक्स लायबिलिटी आप कैसे निकालोगे, तो आप तो क्या करोगे, 5,30,000 जो है वो 5,30,000 जो है वो 530 पे सीधा टैक्स निकाल दोगे। और 530 पे टैक्स कितना निकालोगे? मैं बोलूं 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से ऊपर जो है वो 5 लाख तक 12,500, और फिर 30,000 पे 20% ऐसे टैक्स निकाल दोगे। लेकिन एक चीज समझना जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, अब आपका ध्यान पूरा मेरी तरफ होना चाहिए। बुक छोड़ दो, आप अपनी नोटबुक छोड़ दो और नोटबुक छोड़ के और मेरी तरफ देखो। देखो, टोटल इनकम में एग्रीकल्चर इनकम नहीं आता, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट हो जाता है। अपने एग्जाम्पल में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिया और फिर एग्जेम्प्ट कर दिया, तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता। लेकिन एक चीज समझना, अगर बेटा 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, मैंने क्या बोला, 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। पहली कंडीशन, अगर तुम्हारा असेसी जो है वो असेसी अगर इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी या बीओआई है, मींस जो असेसी है वो इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, ये 4 असेसी में से कोई असेसी है, मींस जिसको स्लैब रेट का बेनिफिट मिलता है। तो ये 4 लोग ऐसे हैं जिनको स्लैब रेट का बेनिफिट मिलता है। तो असेसी कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई। दूसरी कंडीशन, अगर तुम्हारी जो नेट एग्रीकल्चर इनकम है वो नेट एग्रीकल्चर इनकम तुम्हारी 5,000 रुपए से ज्यादा है। और तीसरी जो है, तीसरी कंडीशन, कि जो तुम्हारी अदर इनकम है वो अदर इनकम आपकी बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है। समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूं। ये अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, देखो एग्रीकल्चर इनकम पूरी एग्जेम्प्ट हो जाती है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम को आप इंक्लूड करोगे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते टाइम, अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो। पहली कंडीशन, असेसी इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, नेट एग्रीकल्चर इनकम है वो आपकी 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन, आपकी जो अदर इनकम है ना वो बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आप बेटा क्या करोगे पता है? आप क्या करोगे कि जो तुम्हारी एग्रीकल्चर इनकम है ना उस पे टैक्स निकालते टाइम आप यहां पे एग्रीकल्चर इनकम को कंसिडर करोगे टैक्स निकालते टाइम। जो टैक्स निकालते टाइम आप एग्रीकल्चर इनकम को कंसिडर करोगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो अब मैं आपको सिखाने वाला हूं, तो पूरा ध्यान यहां पे देना। अपने एग्जांपल में एक बात बताओ, क्या असेसी इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई है या नहीं? आंसर इज यस, मिस्टर एक्स है, इंडिविजुअल है। नेट एग्रीकल्चर इनकम जो है वो क्या 5,000 से ज्यादा है या नहीं? आंसर इज यस, नेट एग्रीकल्चर इनकम 3,10,000 है। और जो अदर इनकम है अपनी, वो अदर इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो क्या बेसिक एग्जेम्पशन जो 2.5 लाख का मिलता है उससे ज्यादा है या नहीं? आंसर इज है। तो इस केस में हम एग्रीकल्चर इनकम को कंसिडर करेंगे टैक्स निकालने के लिए। अब कैसे टैक्स निकालेंगे, पूरा ध्यान इधर देना, और मैं आपको सिखाने वाला हूं टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, ध्यान देना। हाँ देखो बेटा, तो हम सीख रहे हैं पार्ट ए, दैट इज एज ऑफ मिस्टर एक्स इज 45 ईयर्स। 45 ईयर्स की अगर उसकी एज है तो कैसे टैक्स निकालेंगे? देखो, तो आप टैक्स कैसे निकालोगे समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले आप निकालोगे टैक्स ऑन बैलेंस एनटीआई, जो भी आपकी एनटीआई है बैलेंस एनटीआई, प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम। इन दोनों को जोड़ के आप सबसे पहले टैक्स निकाल दो, और उसमें से आप माइनस करो टैक्स ऑन बेसिक एग्जेम्पशन प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम। देखो बेटा, अब आप चीजों को समझते जाओ, मैं आपको समझाते जाऊंगा, इजीली आपको समझ जाएगा। देखो, सबसे पहले हम टैक्स कैसे निकालेंगे तुम्हारी, अगर एक बात बताओ, यहां एग्रीकल्चर इनकम वगैरह नहीं होती तो अपन 530 पे टैक्स निकालते, सीधा 530 पे टैक्स निकाल दो। लेकिन यहां पे लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं समझना, अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई है,
नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है, और जो अदर इनकम है, जो बैलेंस इनकम है, वो बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है? आपको पहले टैक्स निकालना पड़ेगा बैलेंस एनटीआई, जो एनटीआई तुम्हारा बचा एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के, वो बैलेंस एनटीआई प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम, और फिर आप उसमें से लेस कर दोगे बेसिक एग्जेम्पशन प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम। सर ये क्या हो रहा है, अभी आपको समझेगा, थोड़ी देर रुक जाओ। देखो बेटा, एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। देखो, तो सबसे पहले मुझे बताओ बैलेंस एनटीआई कितना है तुम्हारा? 5,30,000। बैलेंस एनटीआई इज योर 5,30,000। तो पहले आप ले लो 5,30,000, 5,30,000 प्लस मुझे बताओ नेट एग्रीकल्चर इनकम कितना है? नेट एग्रीकल्चर इनकम 3,10,000 है। तो आप 3,10,000 को ऐड कर दो, तो टोटल कितना आता है? 310 प्लस 530, इट्स कम्स टू द 8,40,000। पहले आप 8,40,000 पे टैक्स निकाल दो, ये मैं आपको नोट 1 में सिखाऊंगा। तो देखो, अब अपन चलते हैं नोट नंबर 1 में, यहीं पे मैं नीचे ले रहा हूं नोट नंबर 1। तो नोट नंबर 1 इज अ टैक्स ऑन 8,40,000। आप एक काम करो, 8,40,000 पे टैक्स निकालो। 840 कैसे आया? बैलेंस एनटीआई प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम। तो 840 पे जब आप टैक्स निकालने गए, तो मैं बोलूं आप टैक्स कैसे निकालोगे? अप टू 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं आएगा। मोर देन 250 से लेके और अप टू 5 लाख तक आपका टैक्स कितना आएगा? 5% की रेट से 12,500। उसके बाद 5 लाख से लेके एंड अप टू 8,40,000 तक आपका टैक्स कितना आएगा? 20%। तो देखो 840 माइनस 5 लाख, इट्स कम्स टू द 3,40,000 का 20% कम्स टू द 68,000। तो देखो कितना टैक्स आता है, दोनों की टोटल कर दो। एक सेकेंड, हाँ 68 आप लिखो मत अभी, इधर देखते जाओ। 12,500, मैं बोलू 80,500 आपका टैक्स आ गया। कैसे आया 80,500? तो आपने 8,40,000 पे टैक्स निकाला, तो 8,40,000 पे टैक्स निकाला, तो आपका 20% प्लस 12,500, इट्स 80,500। तो आप सबसे पहले यहां ले लो 80,500, समझना है? अब आप मुझे ये बोलोगे सर आप बोलते हो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन यहां तो आपने एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा दिया। यहां तो आपने एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा दिया। आप ऊपर तो बोल रहे थे एग्जेम्प्ट है, इनकम में तो लिया नहीं, यहां पे एग्जेम्प्ट कर दिया था, लेकिन आपने टैक्स कैलकुलेट करते टाइम 530 में जोड़ दिया। आपने टैक्स कैलकुलेट करते टाइम आपने 530 में जोड़ दिया, और आपने एग्रीकल्चर इनकम पे सर यहां तो टैक्स लगा दिया। क्वेश्चन ये आता है कि क्या टैक्स लगेगा, तो लॉ मेकर्स बोलते हैं टेंशन मत लो, हम वापस इसमें से लेस कर देंगे। क्या लेस करेंगे पता है? टैक्स ऑन बेसिक एग्जेम्पशन, टैक्स ऑन बेसिक एग्जेम्पशन, तो बेसिक एग्जेम्पशन 2.5 लाख का मिलेगा, प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम। चलो नेट एग्रीकल्चर इनकम पे वापस हम टैक्स निकाल के लेस कर देते हैं। तो बेसिक एग्जेम्पशन जो रहती है प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम की टोटल करो, तो 3,10,000 प्लस 2,50,000, इट्स कम्स टू द 5,60,000। और 5,60,000 पे आप टैक्स निकाल दो, और वो टैक्स निकाल के आप लेस कर दो, और वो टैक्स हम कहां सीखेंगे? नोट नंबर 2 में सीखेंगे। तो कितना आया देखो, 250 प्लस 3,60,000, तो 6,10,000 पे अब आप टैक्स निकालो। सॉरी, एक कितना था? 250 प्लस 3,10,000, इट्स 560 पे टैक्स निकालो। तो मैं यहां टैक्स ले रहा हूं नोट नंबर 2 में, नोट 2 अभी आपको समझेगा ये क्या कर रहे। नोट 2 में टैक्स ऑन कितना था? 5,60,000। तो 5,60,000 जो है उसमें अप टू मैं बोलूं 250 तक कुछ नहीं आएगा। आप बोलोगे सर वो 87A का रिबेट नहीं मिलेगा? कि नहीं मिलेगा। 87A का रिबेट तभी मिलता है जब आपकी इनकम अप टू 5 लाख है। इसमें तो 560 और पहले वाले में 840 था, तो मिलेगा ही नहीं। अब एक काम करो, मोर देन 250 अप टू 5 lakhs,
5% की रेट से 12,500 एंड मोर देन 5 lakhs अप टू 5.6 लाख पे 20%, तो 60,000 का 20% कम्स टू 12,000। तो अब एक बात बताओ, 12,000 और 12,500 को ऐड करो, $24,500। अब एक बात बताओ, 24,500 है, इसको आप लेस कर दो ऊपर। तो देखो, आप बोल रहे थे एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगता है, लेकिन वापस मैंने घटा दिया। अब बताओ नेट टैक्स कितना आया। तो 80,500 माइनस 24,500, इट्स कम्स टू द 56,000। और अब आप इसमें ऐड कर दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। तो इसका 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 2240 आया। अब आपका नेट टैक्स पेबल आ जाएगा, नेट टैक्स पेबल। सो नेट टैक्स पेबल 58,000 और 240 है। ये आपका नेट टैक्स पेबल आ गया। तो देखो, ये सब फंडा कब करना है, ये सब फालतूगिरी जो मैंने आपको सिखाई यहां पे, ये कब करनी है, जब 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। देखो कौन कौन सी 3 कंडीशन, एसएससी इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है, नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है, और बाकी वाली जो बैलेंस इनकम तुम्हारी है नॉन एग्रीकल्चर इनकम, वो तुम्हारा बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा है। तो अपने यहां तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही थी। एसएससी इंडिविजुअल था, एग्रीकल्चर का इनकम कितना था तुम्हारा, 3,10,000 था नेट एग्रीकल्चर इनकम, और अदर इनकम 5,30,000 था। तो आपको क्या करने का, टैक्स कैसे निकालना पड़े पता है, पहले अदर इनकम और नेट एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ के टैक्स निकाल दो, और फिर लेस करो। बेसिक एग्जेम्पशन प्लस एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ के उस पर टैक्स आता है, वो लेस कर दो, जो बचेगा उसमें आप हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ दो। आप बोलोगे सर एक बात बताओ, आपने पहले यहां एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके टैक्स निकाला, फिर इसमें एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके टैक्स निकाल के वो लेस कर दिया, तो मैं बोलूं यहां पे सर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स तो लगा ही नहीं। आपकी बात सही है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम पे इनडायरेक्टली टैक्स लगा। कैसे लगा, एक बात बताओ मुझे। अगर एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती तो तुम्हारी इनकम कितनी होती, 530 होती। अगर एग्रीकल्चर इनकम ना होती तो तुम्हारी इनकम कितनी होती, 530 होती। आप बताओ 530 पे टैक्स कितना आता, बताओ मुझे। तो 530 पे टैक्स कितना आता, इसमें से मैं बोलूं आपका 5 लाख तक टैक्स 12,500 और 30,000 का 20% प्लस 12,500 और प्लस 4% टैक्स आता सिर्फ 19,240। टैक्स आता ना वो सिर्फ 19,240 आता, और यहां पे टैक्स कितना आ रहा है मैं बताऊं, 58,240 है ये टैक्स आ रहा है। एक बात बताऊं, ये जो टैक्स इतना ज्यादा आ रहा है इसके पीछे रीजन क्या है, एग्रीकल्चर इनकम। क्योंकि आपने जब ऐड किया तो क्या कर दिया कि एग्रीकल्चर इनकम को ऐड किस में किया, अदर इनकम में, टोटल इनकम में। तो उसकी वजह से तुम जो है वो हायर स्लैब वाले में चले गए, तुम्हारी मेजर इनकम 20% स्लैब में चली गई एग्रीकल्चर इनकम की वजह से। और जब आप लेस कर रहे हो तो आप बेसिक एग्जम्पशन में जोड़ रहे हो, तो तुम्हारे 20% में सिर्फ छोटू सा इनकम ही जा रहा है। तो इस केस में यहां इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगता है। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड पार्शियल इंटीग्रेशन। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड पार्शियल इंटीग्रेशन। ये पार्शियल इंटीग्रेशन कब करना है आपको, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई है, एग्रीकल्चर इनकम नेट वाली 5,000 से ज्यादा है और अदर इनकम बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा है, तो आप ये पार्शियल इंटीग्रेशन कंसेप्ट करोगे। और पार्शियल इंटीग्रेशन में क्या होगा पता है तुमको, पार्शियल इंटीग्रेशन से होगा क्या कि आपको नेट एग्रीकल्चर इनकम की वजह से आपका स्लैब रेट बढ़ जाएगा और आपको इनडायरेक्ट टैक्स है वो लगेगा। कैसे निकालोगे, जब एग्रीकल्चर इनकम है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आप एक काम करो ना, जो तुम्हारी एनटीआई है, एनटीआई में एग्रीकल्चर इनकम ऐड कर दो और उस पर टैक्स निकाल दो। अब आप बोलोगे एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा दिया, फिर आप लेस करो ना, टैक्स ऑन बेसिक एग्जेम्पशन प्लस एग्रीकल्चर इनकम, बेसिक एग्जेम्पशन प्लस एग्रीकल्चर इनकम, उसको ऐड करके उस पर टैक्स निकाल दो और वो लेस कर दो, जो बचेगा उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दो। ऐसा आप करोगे। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलो, सो आपका ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर मैंने आपको बताया दैट इज 58,240। अब एक और चीज समझना, अगर उसकी एज 70 ईयर्स होगी तो क्या होगा,
दूसरा क्वेश्चन इसी में है, 70 ईयर्स का एज होगा तो सिर्फ इतना फर्क आएगा कि उसका बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट उसको कितने का मिल जाएगा। बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट जो उसको मिलेगा वो सिर्फ 3 लाख का मिलेगा। बस बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट है वो 3 लाख का मिलेगा। तो वो आप होमवर्क में करोगे। और मैं बताऊं, जैसे यहां नेट टैक्स पेबल 58,240 आया, उसकी जगह तुम्हारा उस केस में आंसर आएगा कितना पता है? उस केस में आपका आंसर आएगा 47,000। अगर उसका एज 70 है तो आपका आंसर आएगा 47,840। यहां क्या आया है? 58,240, उसमें आएगा 47,840। ठीक है, चलो। सो ये आप आंसर होमवर्क में करोगे, ये वाला पार्ट। ये वाले पार्ट को कॉपी करो आप। ये वाला तो आपने कर लिया था, नहीं किया हो तो उसको पॉज करके कर लो और फिर ये वाला पार्ट कॉपी करो। जल्दी करो ये वाला। जल्दी करो, पॉज कर लो अगर चाहिए तो, मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूं इसको। ठीक है, ऐसे 70 इयर्स की एज वाला जो पार्ट है वो आप करोगे होमवर्क में। चलो डन, आज के लिए इतना बहुत है। आपको जो होमवर्क दिया है वो आप करोगे और एग्रीकल्चर इनकम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कल अपन इसके आगे पढ़ना चालू करेंगे इसी टॉपिक में। कल के लेक्चर में ये टॉपिक कंप्लीट कर देंगे तो कल इससे आगे पढ़ना चालू करेंगे। आपको आज मैंने जो क्वेश्चन करवाए वो क्वेश्चन नंबर 1 करवाया, क्वेश्चन नंबर 2 करवाया। 2 का 70 वाला आप करोगे। उसके बाद मैंने आपको सीधा क्वेश्चन नंबर 6 करवाया, क्वेश्चन नंबर 7 करवाया, क्वेश्चन नंबर 8 करवाया, क्वेश्चन नंबर 9 करवाया। ठीक है, 10 11 है वो अपन कल करेंगे। आपको कुछ मैं होमवर्क दे दूं? एमसीक्यूज होमवर्क में लिखो। एमसीक्यूज जो आपको आज करने हैं वो लिखो। तो एमसीक्यूज आपको कौन कौन से आज करने हैं तो मैं बता दूं। आपको एमसीक्यूज आज जो करने हैं होमवर्क में वो लिखो। आपका एमसीक्यू नंबर एमसीक्यू नंबर 1 करना है, आपको 1 करना है। तो देखो ये पार्शियल इंटीग्रेशन कहाँ कहाँ लगता है? इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी भी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में भी लगता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ दो, क्वेश्चन 4 करना है, क्वेश्चन 5 करना है, क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद टेन करना है, क्वेश्चन नंबर 11 करना है, क्वेश्चन नंबर 12 करना है,
13 करना है, क्वेश्चन नंबर 16 आप काट दो, 16 आपके सिलेबस में नहीं है। 15 भी काट दो, 15 16 काट दो, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। 17 काट दो, बस। तो जो आपको क्वेश्चन दिए वो आप करके आओगे। आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करेंगे जिसमें आपका ये टॉपिक कंप्लीट कर देंगे कल। आज जितना पढ़ा है उसको ढंग से रिवाइज करना और जो क्वेश्चन करवाए वो आप रिवाइज करके आओगे आप, ठीक है। चलो, थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है।